दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक ऑडियो में। मैं वैभव द्विवेदी आज आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह द्वारा लिखी गई फर्स्ट एंड हाफ डार्लिंग का छठा अध्याय। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। एमबीबीएस का अंतिम वर्ष शुरू हो चुका था। कुछ पढ़ाकू छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होने वाले एग्जाम की तैयारी भी शुरू करने लग गए थे। क्योंकि भेड़ चाल में सभी शामिल होते हैं, इसलिए राज और समीर भी शामिल हुए कंपटीशन की तैयारी के लिए। कंपटीशन के लिए अब वो सब पढ़ना था जो अभी तक नहीं पढ़ा था, या यूं कहें कि किताबों की बाल की खाल निकालनी थी। इंटर्नशिप में केवल बोर्ड पोस्टिंग होती है, बाकी का टाइम फ्री था। कुछ विभागों में बोर्ड पोस्टिंग स्टूडेंट्स की इच्छा पर भी निर्भर करती थी कि जाना है या नहीं। अधिकांश सीनियर ही उन्हें वहां से भगा देते थे कि जाओ कंपटीशन की तैयारी करो। अब एक बार फिर से फुर्सत ही फुर्सत। रागिनी के साथ उदयपुर और उसके आसपास के सभी पर्यटक स्थल देखे जा चुके थे, केवल सज्जनगढ़ बाकी था। वहां की डालू सड़क एक्सीडेंट को न्योता देती थी, इसलिए राज हमेशा वहां जाने के लिए टाल देता था। रागिनी के भी उदयपुर में पढ़ाई के अंतिम 6 वर्ष ही बच रहे थे। वो भी अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी, लेकिन जब भी मौका मिलता दोनों कभी भी मिल लिया करते, क्योंकि राज को भी हॉस्टल के स्टेटस को अभी भी बनाए रखना था। अक्टूबर के महीने में खराब पानी की वजह से हॉस्टल में पीलिया फैला। लगभग 30 स्टूडेंट को पीलिया हुआ था। राज भी उनमें शामिल था। अखबार में खबर छपी, उसमें सभी पीलिया ग्रस्त छात्रों के नाम थे। उन सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। राज की भूख खत्म हो गई थी। वो सुबह शाम कुछ घंटे के लिए हॉस्पिटल जांच कराने जाता, बाकी समय अपने हॉस्टल रूम में ही बिताता। उसे हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले सीनियर्स का विशेष सानिध्य मिला हुआ था। हॉस्पिटल में पहले बिताए हुए समय आज काम आ रहा था। रागिनी को भी पता चला। वो तुरंत तृप्ति के साथ हॉस्पिटल आई और साथ में कुछ फल और जूस भी लाई। उस समय राज के बैचमेट भी थे उसके पास। उन्हें आता देख सभी मुस्कुराकर स्टाफ रूम की तरफ निकल गए। ये कैसे हो गया राज? अभी कुछ दिन पहले ही तो हम मिले थे। रागिनी ने राज के बेड के पास बिछे हुए बेंच पर बैठे हुए पूछा। राज अपने बैचमेट्स के कारण थोड़ा शर्मा रहा था, क्योंकि हॉस्टल में राज ने रागिनी को अपनी गर्लफ्रेंड बताया हुआ था। अभी बैचमेट है यहाँ। राज ने आंखें बंद कर फुसफुसाते हुए कहा। रागिनी ने पीछे बैचमेट्स की तरफ देखा और हंसने लगी। तो क्या हुआ? इस समय गर्लफ्रेंड नहीं आएगी तो कब आएगी? उसके एकदम खुल्लम खुल्ला अपने आप को गर्लफ्रेंड घोषित करने पर राज के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ओके, पानी से हुई है ये बीमारी। हॉस्टल की टंकी का पानी खराब था शायद, और हॉस्टल का आरओ भी खराब हो गया था काफी दिनों से, राज ने बैठे हुए कहा। बैचमेट वार्ड के स्टाफ रूम में बैठकर राज की तरफ रोमांटिक इशारे कर रहे थे। राज के साथ कुछ अच्छी बातें की रागिनी ने। राज भी खुश था उसके आने पर। अपना ख्याल रखना, मैं फोन पर बात करूंगी हॉस्टल पहुंचकर। इतना कहकर रागिनी रवाना हो गई। सारे बैचमेट्स वापस राज के पास आ गए और अपने आप को पीलिया होने की दुआ मांगने लगे। तभी क्लासमेट्स लड़कियों का ग्रुप भी आया, जूस, फल और बुके लेकर, जिस पर उसके जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामनाएं लिखी हुई थीं। उन्होंने हाल चाल कम पूछा और हंसी मजाक ज्यादा किया। राज के अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ वो भी रवाना हो गईं। अब बैचमेट्स लड़कों के जलन होना स्वाभाविक था। वो अपने आप को कोस रहे थे। एक बैचमेट तो चाहता था कि वो भी ऐसे ही बीमार पड़ जाए और अपनी बैचमेट लड़की, जिसको वो दिलो जान से चाहता था, वो यहाँ हॉस्पिटल आए और वो लड़का अपने प्यार का इजहार इसी वार्ड के बेड पर करे। जिस बात को वो प्रथम वर्ष से कहना चाहता था, उसे यहाँ कहे। उसे बीमार देख उसकी एक तरफा माशुका शायद उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। उसकी इस कपोल कल्पना पर सभी हंसने लगे। हॉस्पिटल की औपचारिकताएं पूरी कर राज भी दोपहर को हॉस्टल आ गया। उसे हॉस्टल लाने और ले जाने की जिम्मेदारी समीर की थी। काफी डिमांड में है राज तो आजकल। समीर ने रूम में बैठे अन्य बैचमेट्स की तरफ आंखें मटकाते हुए कहा, हाँ भाई, ऐसा पीलिया तो सबको हो जाए जिससे हर तरफ से गोरियां मिलने आए। एक मित्र ने ईर्ष्यावश कहा, कैसे मिलती हैं ये लड़कियां तुम्हें? एक पढ़ाकू बैचमेट ने अपनी मंशा जाहिर की। किताबों से नहीं निकलती हैं ये, पढ़ाई के अलावा और भी बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। समय और पैसे दोनों चाहिए।
समीर ने सतही जानकारी देते हुए कहा। समीर ऐसे पढ़ाकू लोगों को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने उन पर अपनी खींच निकाली। और अब तो तुम लोगों को इस बारे में सोचने की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। चुपचाप अपनी पढ़ाई में मन लगाओ, नहीं तो ना कोई गोरी मिलेगी, ना ही ढंग की शादी होगी बिना पीजी डिग्री के। समीर ने सभी को हिदायत देते हुए कहा। उन सब के चेहरे देखने लायक थे। उन्होंने जीवन के पिछले 5 साल में किताबों को रटने के अलावा कुछ भी नहीं किया था। हाँ यार, हमने पढ़ाई तो की लेकिन गुणे नहीं। एक और पढ़ाकू लड़के ने अपनी कुंठा निकाली। चलो भाई लोगों, अब आराम करने दो राज को और मुझे भी। समीर ने उन्हें हॉस्टल रूम से भगाने के लिए चेतावनी देते हुए कहा। बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकले। शायद वो और प्रवचन सुनना चाहते थे। पढ़ाई से मोह भंग हो रहा था उनका। भाग गए साले कुएं के मेंढक। समीर बुदबुदाया। समीर को इन पढ़ाकू लड़कों से बहुत चिढ़ होती थी। इन्हीं के कारण उसे अभी तक क्लास जाना पड़ता था। ये लोग क्लास बंक की राह में भी हमेशा रोड़ा डालते थे, विशेषकर स्थानीय डे स्कॉलर। समीर जो हमेशा क्लास बंक हड़ताल करवाने में अग्रणीय रहता है, कभी कभार इन्हीं लोगों के कारण इसे अपने कदम वापस खींचने पड़ते। पढ़ाई में राज ठीक ठाक था। एग्जाम के अंतिम समय में पढ़ने पर भी वो अच्छे अंकों से पास हो जाता था। इसलिए पढ़ाकू लोग डरते थे उससे कि थोड़ा सा पढ़ने पर ही ये पास हो जाता है तो साल भर उनकी तरह पढ़ेगा तो क्या करेगा। वे लोग अपना प्रतियोगी मानते थे राज को, और उसने कभी किसी से झगड़ा भी नहीं किया था, तो लगाव भी था उनका उससे। पता नहीं क्या खो देंगे किताब से, जोक की तरह चिपके रहते हैं ये। समीर को उन पर गुस्सा आ रहा था। ये उनकी जिंदगी है, तो उनका माई बाप थोड़ी है जो उन पर गुस्सा कर रहा है। राज ने समीर को समझाते हुए कहा। इनकी वजह से मुझे भी सिलेक्शन के लिए जमकर तैयारी करनी पड़ेगी। फिर एक बार और कंपटीशन। सरकार सीधे ही पीजी क्यों नहीं करा देती। अब राज को समीर के गुस्से का असली कारण समझ में आ रहा था। हाँ भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, राज ने सहमति में गर्दन हिलाते हुए कहा। अब हो गई जिंदगी की मटरगश्ती खत्म। जीवन की सच्चाई को रूबरू करते हुए राज ने समीर से कहा। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो सुहाना तो बहुत है, लेकिन करियर की पगडंडी उधर नहीं जाती समीर। रागनी का लाया हुआ सेब खाते हुए राज ने कहा। और सीनियर भी तो थे हमारे जैसे, उन्होंने पूरे ग्रेजुएशन में मस्ती की और फिर भी एक बार में ही पीजी में सेलेक्ट हो गए। समीर ने राज को डांडस दिया, जैसे कि वो हमेशा एग्जाम टाइम पर भी देता था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? समीर ने चिल्लाकर पूछा। मैं हूँ बॉस, कपिल। बाहर से हल्की सी आवाज आई। समीर ने आंखें खोलकर राज की तरफ देखा और मुस्कुराया। साला, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा और गेट खोलने खड़ा हुआ। कैसे हो कपिल? तुमसे मिले हुए तो काफी दिन हो गए। समीर ने कमरे में घुसते ही कपिल से प्रश्न किया। आप मिलते ही कहाँ हो बॉस, लेकिन राज बॉस से आपके किस्से सुनता रहता हूँ। कपिल ने मुस्कुराकर कहा। और बॉस, बीमार कैसे हो गए? कॉलेज प्रशासन सफाई का ध्यान नहीं रखता क्या? कपिल ने अपने साथ लाए हुए फलों के बैग को एक तरफ रखते हुए राज से पूछा। पता नहीं डियर, हॉस्टल का पानी तो कॉलेज के ट्यूबवेल से ही आता है। पानी कैसे इन्फेक्ट हुआ समझ में नहीं आया। राज ने सोचते हुए कहा। कोई बात नहीं बॉस, आप तो जल्दी ही सही हो जाओगे। कपिल ने डांडस बंधाया। फिर कपिल ने अपने साथ आए हुए एक लड़के का परिचय राज और समीर से कराया। बॉस, ये मोहित है, मेरा कजन ब्रदर। इसकी शादी है इस महीने। उसकी शादी का निमंत्रण पत्र राज को सौंपते हुए कपिल ने कहा। जरूर आना बॉस। राज और समीर को शादी में आमंत्रित कर कपिल जाने लगा। हाँ कपिल, बिल्कुल आएंगे। समीर ने ही राज के कुछ बोलने से पहले ही बोल दिया। कपिल और उसका कजिन हॉस्टल से चले गए। देखा, अब तो ऑफिशियल आमंत्रण मिलने लगे। समीर कपड़ों को अलमारी में जमाते हुए राज से ठिठोली करने लगा। मेरी हालत अभी किसी फंक्शन में जाने की नहीं लग रही। कमजोरी की वजह से देर तक खड़ा भी नहीं हो सकता। खाना देखकर तो उल्टी की इच्छा होती है। राज ने भाव खाते हुए कहा। अभी तो काफी दिन है शादी के। समीर ने कार्ड पढ़ते हुए कहा। तब तक अच्छा हो जाऊंगा शायद, देखते हैं, राज ने धीमे से कहा। कमजोर स्वास्थ्य के कारण राज को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये तो हॉस्टल के यार दोस्त ही थे जिनकी वजह से उसका वक्त कट रहा था।
लेकिन क्वारंटाइन रूम में राज से बने डॉक्टर राज और उसकी तन्हाई ही शेष थी। आज उसे नींद ही नहीं आ रही थी। हालांकि तबीयत कल की तुलना में बेहतर थी। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो अभी रात के 3 बज रहे थे। कमरा ठंडा हो गया था। डॉक्टर राज ने पानी पिया, उठकर कमरे के अंदर ही थोड़ा टहला और फिर करवट बदलकर लेट गया। वातावरण में बिल्कुल सन्नाटा था। बाहर किसी वाहन की आवाज भी नहीं आ रही थी। उसने फिर आंखें बंद कर ली। आंखों के पटल पर फिर हॉस्टल की तस्वीर उभर आई। राज के पीलिया में सुधार था। कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उसे रूम पर ही रहकर प्रोटीन डाइट और पर्याप्त तरल लेने के लिए समझा दिया था। रूम पर राज ने हल्की फुल्की पढ़ाई शुरू कर दी थी। आखिर पीजी तो उसे भी करना था, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने पर ही उसे सिरदर्द होने लगता था। शायद अब उसकी पढ़ने की आदत खत्म हो गई थी। राज व्यथित था अपनी दशा से, क्योंकि वो पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहा था। ऐसे तो पढ़ाई कभी नहीं होगी। सारा दिन ये दिमाग पढ़ाई के अलावा यूं ही फालतू के विचारों में लगा रहता है। यूं तो करियर बर्बाद हो जाएगा, कोई ना पूछेगा मुझे। राज को मन ही मन पढ़ाई और करियर का भय सताने लगा। राज कमरा बंद कर बाहर घूमने निकल गया। इधर उधर घूमने के बाद वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर ही अकेला बैठ गया। दिन में ये सीढ़ियां युगल जोड़ीदारों से सजी होती हैं। बैठे बैठे राज सोच रहा था कि पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है इस प्रेम कहानी की वजह से। वो शुरू से ही पढ़ाई करता रहता तो अब किताबें बोझ नहीं लगती। उसमें तो अभी कोई प्रेरणा उत्तेजना नहीं थी पढ़ाई करने की। अर्जुन की तरह हथियार डाल दिए थे राज ने। अब कोई कृष्ण की तरह गीता ज्ञान दे तो कुछ बात बने। राज जब भी कोई किताब उठाता उसको वापस रखने का बहाना पहले ही तैयार हो जाता था दिमाग में। ऐसा क्यों? राज बस सोचता ही रहा। एक सफल डॉक्टर बनने आया था यहाँ, और अब वो बिल्कुल ही रास्ता भटक गया है। राज के दिमाग में कई विचार कौंध रहे थे। तभी दूर से समीर की आवाज आई। कैसे चुपचाप बैठा है पार्टनर? समीर धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा था। कहाँ खोया हुआ है भाई? समीर ने बेफिक्री से पूछा। समीर, तेरे को नहीं लगता कि हम बिल्कुल रास्ता भटक गए हैं? क्या होगा करियर का? राज समीर की बेफिक्री पर गुस्सा था। कोई बात नहीं यार, सब सिलेक्शन हो जाएगा। देखा नहीं वो बॉस कैसे मस्ती करते थे? समीर ने फिर वही किसी सीनियर का उदाहरण देना चाहा, लेकिन राज ने बीच में ही उसकी बात काट दी। नहीं यार समीर, ऐसा हमेशा नहीं होता। वो अलग थे, हम अलग हैं। वो कैसे सेलेक्ट हुए पता नहीं, लेकिन हमारा इस तरह ही चलता रहा तो हम कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। राज का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। चल किसी दिन उन बॉस से ही पूछ लेंगे, उनसे ही गाइडेंस भी ले लेंगे कि कैसे सिलेक्शन करवाना है। समीर ने फिर बेफिक्री दिखाई, लेकिन राज को उसकी बात में दम लगी। ठीक है, गाइडेंस तो लेनी ही पड़ेगी। राज ने सीढ़ियों से उठते हुए कहा। चल अभी तो फतेह सागर चलते हैं, मौसम रंगीन हो गया है, वहीं ब्रेड पकौड़े खाएंगे। समीर ने राज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। राज को हंसी आ गई उसकी बात पर, और हमेशा की तरह सब कुछ भुलाकर वे कुछ देर बाद ही फतेह सागर की पाल पर बैठे हुए थे और ब्रेड पकौड़े का आनंद ले रहे थे। तभी राज के मोबाइल पर घंटी बजी। नंबर देखा तो वो नीलू के घर के लैंडलाइन का था। उसका नंबर याद था, इसलिए राज ने कभी सेव नहीं किया। राज की आंखों की पुतलियां थोड़ी चौड़ी हुई और हलक की आवाज रुंध गई। कपिल तो अपने मोबाइल से ही फोन करता है, लैंडलाइन से कौन करेगा इस समय? राज ने मन के विचारों को रोकते हुए फोन उठाया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, बस सामने वाले की पहली आवाज सुनना चाहता था। राज को पिछली घटना याद आ गई। हेलो राज, कैसे हो? नीलू की आवाज ने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। किनारे पर हो रहे शोर में भी राज उसकी आवाज पहचान सकता था। ओह नीलू, आज कैसे? कहाँ से मिला मेरा नंबर? रुक रुक कर धीमी सी आवाज में थूक सटकते हुए राज ने पूछा। बड़ी मुश्किल से उसकी आवाज निकल रही थी। भाई के मोबाइल से लिया है, लेकिन वो सब छोड़ो, आप पहले मेरी बात सुनो। नीलू ने धीमे लेकिन जल्दी जल्दी बोलते हुए कहा। ठीक है बोलो। राज भी जल्दी से बोला। तुम्हें निमंत्रण मिला होगा कजिन की शादी का, उसका महिला संगीत कल है, आप हिरण मगरी आ जाना, पता लिखा हुआ है उसमें। नीलू की पतली आवाज में उतावलापन था। वो शायद मैं थोड़ा। राज कुछ कह पाता उससे पहले ही नीलू बोली। बाकी बातें वहीं करेंगे, अभी मैं फोन रखती हूँ, शायद मम्मी आ रही हैं, बाय।
नीलू ने अंतिम शब्द फुसफुसाहट में कहे और उसने फोन काट दिया। राज कभी ब्रेड पकौड़े को देख रहा था, कभी मोबाइल को, और समीर राज को देख रहा था। तो अब कैरियर के बारे में क्या विचार है? चले बॉस से गाइडेंस लेने? समीर ने मजाक करते हुए पूछा। वो उन दोनों की बातें सुन चुका था। क्या यार, नीलू ने कल महिला संगीत में बुलाया है, हमारा क्या काम वहां? पूरी बात भी नहीं बताई। राज के चेहरे पर असमंजस के भाव थे। कोई फंक्शन होगा? महिला संगीत पर ही आजकल लोग निकटतम मेहमान को बुलाते हैं। शायद भीड़ भाड़ में उसका मिलना आसान होगा और कुछ समय भी दे पाएगी तुझे। समीर ने ब्रेड पकौड़े का अंतिम कोर खाते हुए कहा। मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं और मेरी हालत भी इतनी खराब हो रही है। अभी बीमारी से अभी पूरी तरह सही भी नहीं हुआ हूँ। और फिर कपिल ने भी तो बोला नहीं है हमें वहां आने के लिए। हम वहां अचानक पहुंचेंगे तो क्या अजीब नहीं लगेगा? कहीं कुछ शक हो गया तो गए काम से। राज ने ब्रेड पकौड़ा खाते हुए कहा। देख ले भाई, नीलू का आगे से मिलने का ऑफर है, कहीं बाद में दुख ना हो वहां जाने का। मैं तो जो तू कहेगा वो ही करूंगा, बाकी तेरी इच्छा। समीर ने अपना फैसला सुनाया। उनके बीच कुछ देर की खामोशी रही। कल नहीं यार, रिसेप्शन में चलेंगे। कल वहां चलना ठीक नहीं है, बड़ा अजीब लगेगा सबको। राज ने अपना फरमान सुनाया। अब राज की पढ़ाई करने की इच्छा कुछ दिनों के लिए दफन हो गई थी। रिसेप्शन तक नए कपड़े खरीद लिए गए। रिसेप्शन की शाम को ही कपिल का फोन आ गया था, उन्हें एक बार और याद दिलाने के लिए। पूरे सज धज कर राज और समीर रिसेप्शन में पहुंचे। गुलाबी ड्रेस में नीलू बिल्कुल परी लग रही थी। वो राज के पास आई और अभिवादन की मुद्रा में सिर को हल्का सा झुकाकर मुस्कुराई और अपनी सहेलियों के पास वापस चली गई। राज और समीर कपिल से मिल चुके थे। नीलू राज के आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन कोई बात नहीं कर पा रही थी। बात तो कर ही सकती है, उसके घर वालों से जान पहचान है, अब तो कोई अजनबी थोड़ी हूँ मैं। समीर की तरफ देखते हुए राज बोला। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। सोशल बर्डन होता है भाई, समीर ने आइसक्रीम खाते हुए कहा। तो पहले जहाँ बुला रही थी वहां सोशल बर्डन नहीं होता? राज ने खिजकते हुए कहा। अभी तो बस उसकी सुंदरता को देख, इसके लिए तूने क्या क्या पापड़ बेले हैं, याद है कि भूल गया? समीर ने चुटकी लेते हुए पूछा। हाँ हाँ ठीक है, सुंदरता तो है, राज ने हंसते हुए कहा। कपिल से विदा लेकर वो वापस आ गया। नीलू व्यस्त थी, ना मिल पा रही थी ना ही बात कर पा रही थी। कोई बात नहीं, अब तो कभी भी मिल लेंगे, राज ने मन को समझाते हुए कहा। मोबाइल नंबर तो है ही उस पर मेरा। मन ने उसे और संबल दिया। देर रात वो दोनों हॉस्टल वापस आ गए। राज को आज काफी दिनों बाद अच्छी नींद आई, एक विजयी नींद। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह द्वारा लिखा गया फर्स्ट एंड हाफ डार्लिंग का 6वां अध्याय। ऐसे और भी अध्याय हैं जिनको सुनने के लिए आप हमारे साथ यानी कि बुक ऑडियो के साथ बने रहिए। मैं वैभव द्विवेदी आपसे अलविदा लेता हूं और मिलता हूं आपसे अगले अध्याय में।